गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार शर्मा एक और वीडियो आपकी गणित परीक्षा 2025 के लिए लेकर के आया हूं। मुझे उम्मीद है कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय बल्लेबाज चौके छक्के उड़ा रहे हैं, आप लोग भी अपने 1 तारीख की परीक्षा में सारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन करके आइए और छक्के लगाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2024 में कुछ और सेट्स के वो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और ये सारे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के पहले हम कुछ वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस को भी जितना संभव हो किया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी के अंतिम समय में हैं, खूब प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्स के क्वेश्चंस खूब सॉल्व करिए। तो और उसमें हमारा जितना जो योगदान हो पा रहा है, मैं अपना भी योगदान कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। और ये देखिए आपके बोर्ड पे, यहाँ पर आप प्रश्नों के सीक्वेंस में मत जाइएगा कि क्या सीक्वेंस दिया हुआ है, क्योंकि ये उससे वीडियो वो बनाया हूँ पीपीटी, तो उसमें क्वेश्चन का सीरियल नंबर जो जहां से मिला हुआ है, बस ये जानिए कि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा 2024 में 6 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चंस को अभी लेकर के मैं आया हूं। तो ये है, पढ़िए इसमें क्या कह रहा है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 वर्ग है भाई यहाँ पर, तो ध्यान से पढ़िए, 2 वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी आप जानते होंगे, उसमें कुछ बताना नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए 2 वर्ग हो गए। एक वर्ग ये हो गया जिसकी भुजा ए है, और दूसरा वर्ग ये हो गया जिसकी भुजा बी है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर और इसका एरिया हो जाएगा कितना भाई, इसका एरिया A2, ये हो गया बी स्क्वायर। लेकिन निकलेगा कैसे, तो आप दोनों में एक संबंध दिया हुआ है। देखिए इसके यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है, एक कंडीशन तो ये है। और दूसरा दे रहा है, यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ए निकालना है और बी निकालना है। तो उसके लिए जब भी 2 अननोन क्वांटिटीज होंगी तो 2 वर्ग भी दिया जाएगा, उसमें 2 कंडीशन दिए जाएंगे और उसी से दोनों इक्वेशन हमारे बनेंगे। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि सिंपली क्या देख रहे हैं भाई कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे ही बना करके आगे बहुत कुछ नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो यदि ये बना करके भी चलते हैं तो भी काम चलेगा, नहीं तो लिखिए कि माना वर्गों की भुजाएं ए और बी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो रहा है भाई 157। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं हम लोग, जब स्क्वायर सॉल्व करना होगा तो भाई 2 वेरिएबल में तो पढ़े नहीं है आप लोग, पढ़े हैं ये द्विघात समीकरण पढ़े हुए हैं। तो उसमें घात 2 रहता है लेकिन वेरिएबल एक ही होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और दूसरा क्या पढ़े हैं, दूसरा दे रहा है कि उनके परिमापों का योगफल। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 ये है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 परिमापों का योग, परिमापों का योग वो कितना है भाई, परिमापों का योग दिया है कितना 68। परिमाप कितना भाई, एक का परिमाप 4 है और दूसरे का क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा। तो ये 68 हो गया। यहां से आपका मिल जाएगा 4a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 68, और इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 17। ये इक्वेशन नंबर 2 है। और इसके हेल्प से इसको हम लोग एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, गायब करेंगे। तो यहां पर पुटिंग a इक्वल टू 17 माइनस b फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। कहीं कहीं लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश हो जाएगी भाई, आप लोग केयर करिएगा।
समीकरण 1 से समीकरण 2 में उस वैल्यू को यदि हम रखते हैं ए के वैल्यू को, देखिए ए इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 17 और माइनस बी, ये यहां पे रख देते हैं। तो यहां हो गया 17 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस क्या है भाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 157। दिस इंप्लाइज दैट 17 का स्क्वायर 289 होता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 17 बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 157। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया यहां से बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया आपका 2b स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहां से माइनस 34b प्लस 289 minus 157 equal to 0. This implies that 2b square minus 34b, इसको माइनस करिए कितना हो रहा है भाई 2 हो रहा है, 9 माइनस 7 2 और यस 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3, 132 प्लस 132 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। इसको डिवाइड करिए 2 से सबको डिवाइड कर लीजिए तो बी स्क्वायर माइनस 17b और प्लस 2 से डिवाइड करिए इसको भी तो 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 दिस इक्वल टू हो गया 0। तो यहां पर फिर फैक्टराइज करिए तो क्या करते हैं देखिए यहाँ पे यही चीज एक बार बता दें आप लोगों को, यहाँ देख लीजिए कैसे करते हैं हम लोग। तो ये 66 है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, बी स्क्वायर के पहले कोई और कोफिशिएंट नहीं है। तो 66 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 11 ये मिलेगा। अब इसमें जितनी पॉसिबल फैक्टर्स होती हैं बना लेते हैं हम लोग। तो जैसे एक हो सकता है 1 इंटू 66, दूसरा हो सकता है 2 इंटू 33, तीसरा हो सकता है 6 इंटू 11 और हो सकता है 3 इंटू 22। और इसमें से यहाँ जब प्लस साइन होता है तो हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसको कि सम करने से मिडिल टर्म के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर 11 छके 66 ये जो होगा ये वैल्यू, तो बी स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11b और फिर क्या हो गया माइनस 11b माइनस 6b प्लस 66 इक्वल टू 0। और फैक्टराइजेशन बहुत सारा किए होंगे, इसका वैल्यू b माइनस 11 इंटू बी माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट या तो b इक्वल टू 11 होगा या 6 होगा। और ये 11 प्लस 6 क्या हो रहा है भाई 11 प्लस 6 17 हो रहा है ना। तो आपको यहां के बाद और ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये दोनों एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं। तो इसमें एक पहले वाले स्क्वायर की भुजा हो जाएगी और दूसरी दूसरे वाली स्क्वायर की, मतलब इसी में एक ए है एक बी है। तो इसलिए वर्ग की भुजाएं कितनी हो रही हैं भाई, इसकी भुजाएं हो रही हैं 11। हमारा यूनिट क्या दिया इसमें मीटर स्क्वायर दोनों में दिया है, तो 11 मीटर और क्या है 6 मीटर। ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। तो इस तरह से ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन, और मैं तो चूंकि आप लोगों को समझाते हुए इसको चल रहा हूं, आप लोग किए भी होंगे और प्रैक्टिस और भी थोड़ा सा सिंसियरली करेंगे तो जरूर इससे कम समय लगना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूं। इसके अगले क्वेश्चन में देखते हैं ये देखिए 23 में ही जो क्वेश्चन किए उसी का फिर ये दूसरा पार्ट यहां दिया है अथवा 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 मतलब ये 23 का ही हेवी क्वेश्चन है, उसको करिए चाहे इसको करिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है अभी देखिए, तो यहाँ कर रहा है एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में कितना है भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन को पढ़िए, ब्रेक कर करके पढ़िए। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध जा रही है 24 किलोमीटर और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में कुछ हमको वो लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक का, ये बस स्पष्ट ये जानिए
कि वो 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रही है और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आ रही है। समय किसमें ज्यादा लगेगा भाई? तो समय हमेशा धारा के विपरीत जाने में लगेगा, इसका ध्यान रखना होगा। और धारा की चाल तो जो निकालना है ना उसी को लेट करिए। मान लीजिए कि धारा की चाल क्या करेंगे, यहां से हम लोग यहां लिखिए, मान लीजिए धारा की चाल माना धारा की चाल x जिसमें यूनिट दिया है उसमें किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल। और दूरी क्या है भाई? दूरी 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर आना भी है और 24 किलोमीटर उसे जाना भी है। और फॉर्मूला आप जानते होंगे भाई, हम दिया क्या है, चाल ये 1 घंटे का अधिक समय, इसी से समीकरण बनाएंगे। समीकरण किससे? आने और जाने में जो समय लग रहा है ना, वही 1 घंटे का जो अंतर है, इसी से हम लोग समीकरण बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी से समीकरण बनेगा। और समय की बात है तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई? आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। बस अब क्या करिए, किसमें ज्यादा समय लगेगा भाई? जाने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि धारा के विपरीत जा रही है। तो धारा, ये समझाने के लिए इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। धारा के विपरीत जाने में लगा समय माइनस धारा की दिशा में आने में लगा समय, ये बराबर है कितना भाई? 1 घंटा। 1 घंटे का अंतर है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि चलना तो है उसको 24 किलोमीटर, और धारा की चाल यदि उसकी हम कितना लिए x, तो जब धारा की के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल उसका घट जाएगा। और वो कितना हो जाएगा भाई? शांत जल की जो चाल है ना, शांत जल की चाल क्या है? शांत जल की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया 18 ऋण x, और भी उसके दिशा में चलेगा तो उसकी चाल बढ़ के 18 प्लस x, यहीं पे बस ध्यान देना होता है। और ये होता है 1। आप बाकी कुछ भूल भी जाए, इतना लिखे माना धारा की चाल x किलोमीटर है, और ये कंसेप्ट आप समझ गए, ये तो समझाने के लिए आपको लिखा गया है। बाकी ये समझ गए कि 24 किलोमीटर ही उसको चलना है, धारा की दिशा में चलेगा तो 18 धन x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, और धारा की विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल उसकी घटेगी, और जब चाल घटेगी तो समय अधिक लगेगा। गलती बच्चों से यहीं पे होती है कि वो कहां पर ये किसको पहले लिखें। तो यहां जब भी इस तरह का अंतर आए तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि दोनों का न्यूमरेटर अंश जो है वो 24 है, बराबर है। अब हर नीचे का डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो नंबर छोटी हो जाएगी, और जिसका छोटा हो जाएगा वो बड़ी हो जाएगी। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण को हल करिए तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि जब माइनस कर रहे हैं, प्लस करने में तो यदि छोटी मोटी गलती होती चल जाएगा, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो ये गलती नहीं चल पाएगी, आपको गलत रिजल्ट की तरफ ले जाएगी। तो सावधानी बरतनी होगी यहाँ पर। ये प्रश्नों को कराने का उद्देश्य यही है कि लास्ट मोमेंट में आपको मैं कुछ ऐसा दूं जिससे कि आप गलतियां ना करें। अब ऐसे में अपने क्वेश्चन को सॉल्व, सिंपल में सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इस 24 को कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो यहां बचा 1/18 माइनस एक्स, और यहां बचा 1/18 प्लस एक्स। चाहे तो आप ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा ठीक रखने के लिए। यहां पर क्या हो जाएगा 24, और इसका एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा कितना भाई? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। इसको डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से रख सकते थे।
यहाँ डिवाइड किए तो बचा 1, 1 से ये सॉरी ये बचा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर 18 प्लस एक्स हो गया और माइनस 18 माइनस एक्स और यहाँ पर 1। यहाँ क्या कटा भाई देखिए, तो 18 और माइनस 18 कट गया, यहाँ से 18 और माइनस 18 कट गया, बचा प्लस एक्स और ये माइनस माइनस मिलके ये भी प्लस एक्स हो गया। तो ऊपर बच रहा है आपका 24 इंटू 2x और नीचे आ रहा है आपका 18 का स्क्वायर 324 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 48x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 324 माइनस x स्क्वायर, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर की तरफ लेके आइए तो हो गया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। पहले तो हाँ ठीक है, तो जब यहाँ पर फिर से एक बार देखिए क्या आ गया भाई, फैक्टराइजेशन आ गया। मिडिल टर्म स्क्वायरिंग से इसको फैक्टराइज करिए, चाहे डी निकाल के करिए, बड़ी नंबर होंगी तो डी निकाल के फंसेंगे। 324 का फैक्टराइजेशन कीजिए भाई, 324 तो 2 से करेंगे 16228 और उसके बाद यहाँ पे 3 तो 27 फिर 3 9 फिर 3 3 3 1 तो हो गया, मतलब आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 1 भी साथ में ले लेते हैं इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए आपका क्या आना चाहिए, माइनस साइन है यहाँ पर, ये ध्यान देना होगा, माइनस 324 है तो इसमें से ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका डिफरेंस 48 के बराबर आए। और डिफरेंस 48 आने के लिए एक और क्लू यहां से दे दें आप लोगों को कि यहां पर देखिए दो ही जगह दो है और दोनों नंबर ऑड होंगी यदि तभी, इवन और ऑड का तो डिफरेंस उतना होता नहीं है, तो एक टू को एक के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ लगाइए। तो अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है 56 3 3 हाँ 54 और इंटू 2 इंटू 3 6 और इसका डिफरेंस क्या हो गया 48 हो गया। तो यहां पर इसको लिखिए, फिर से इसको लिखिए एक्स स्क्वायर 54x और 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहां पर सोचिए क्या होगा भाई, किसका साइन प्लस किसका माइनस, फिर से याद करिए, बड़ी नंबर का चिन्ह वही होगा जो मिडिल टर्म का चिन्ह है। तो ये इसका प्लस हो गया और इसका माइनस, और इससे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट अब करें, अब तो डायरेक्ट करिए, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें लिख सकते हैं x प्लस 54 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू माइनस 54 और 6। माइनस 54 एक्सेप्टेबल नहीं है तो x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 6। तो धारा की चाल क्या हो गई भाई, यही आपका आंसर हो गया, धारा की चाल। धारा की चाल क्या हो गई भाई, धारा की चाल हो गई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया इसका। फिर मैं बताऊं कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जब करेंगे डायरेक्ट तो जिन लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा उनको कम समय लगेगा, जिन लोगों की थोड़ी वीकनेस है वो थोड़ा सावधानी पूर्वक करिए और कर पाएंगे, और इस तरह से 6 मार्क्स मिलेंगे कम समय में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। तो ये क्या कर रहा है देखिए जरा, कह रहा है कि एक पेडिस्टल, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु, यहाँ पे थोड़ा सा वो है, भूमि के एक बिंदु बिंदु है यहाँ पर से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ये निकालनी है, क्या निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ये निकालना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में
फिगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले फिगर बनाइए। और उससे बच्चे डरते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हम कुछ इसको बेसिक्स के साथ चल रहे हैं, कैसे फिगर आप बनाएंगे, फॉलो करिए इस चीज को। तो इसमें क्या क्या दो चीजें हैं भाई, एक पेडेस्टल के शिखर पर इतनी मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, मूर्ति है और पेडेस्टल है। पेडेस्टल मतलब फाउंडेशन जो ऊंचा सा बना करके और उसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है, चौराहे बाजारों पे आप देखे होंगे। तो इसका मतलब दो चीजें हैं। तो एक ये हो गया इसका पेडेस्टल, ये हो गया पेडेस्टल, ठीक। और इसके ऊपर ये हो गई मूर्ति। मान लीजिए ए बी पेडेस्टल है और बी सी क्या हो गई भाई, मूर्ति हो गई। ए बी पेडेस्टल और बी सी क्या है, मूर्ति। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति, ये पेडिस्टल भी भूमि पे होगा, ये भी ध्यान देना होगा। और भूमि का बिंदु लिए तो ये पेडिस्टल का जो पॉइंट नीचे का है, आधार जो है, वो भी तो भूमि पर होगा। तो यहां से कह रहा है कि पेडिस्टल मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो कोण है ये कितना है भाई, ये 60 डिग्री। और दूसरा कह रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, व्हाट दैट, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अच्छा हाँ, ये देखो मूर्ति के शिखर का ध्यान देना, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और पेडिस्टल का शिखर ये है, मतलब मूर्ति का जो बेस है और पेडिस्टल का शिखर ये कितना है भाई, ये 45 डिग्री है। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो लिख लीजिए जहां से देख रहे हैं हम लोग। बस यही आपका फिगर है। और निकालना क्या है, पेडिस्टल की ऊंचाई h। तो जो निकालना है उसको मान लीजिए h। अब दो तरीके हैं, या तो आप इससे इसका वैल्यू निकालिए, लेकिन वैल्यू किसी का नहीं दिया है, इसीलिए ऐसे समीकरण में जब भी दो ट्रायंगल बनेंगे तो दोनों में कॉमन साइड ढूंढिए। तो पहले दो राइट ट्रायंगल ढूंढिए, कौन कौन है भाई, ओ ए बी और ओ ए सी। फिर याद करिए दो राइट ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ओ ए बी और ओ ए सी। दोनों में कॉमन क्या है, ओ ए। तो मान लीजिए कि यह दूरी जो है कितनी है, x है, ये दूरी मान लीजिए x है। अब यहां पर त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी से क्या हो जाएगा भाई, तो ये ए बी बाई ओ ए इक्वल टू कितना है भाई, लंब बटे आधार मतलब tan 45 डिग्री है। दिस इंप्लाई दैट ये तो h है और ये x है इक्वल टू 1 है। दिस इंप्लाई दैट तो दोनों में, दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन होता है उसको निकालिए और उन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अननोन क्वांटिटी आ जाएगी। तो x इक्वल टू हो गया यहां से h, ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे त्रिभुज, दूसरा वाला त्रिभुज ले लीजिए ओ ए सी से। तो यहाँ क्या दिख रहा है भाई, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ए सी बटे ओ ए बराबर कितना है, बराबर है tan 60 डिग्री। कोई कंफ्यूजन हो तो इसको फिर समझ लीजिए कि यहाँ का जो कोण है इसका वो 60 डिग्री है पूरा। तो ओ ए सी में जो कोण बना है कितना है भाई, 60 डिग्री है। तो यहां से हो जाएगा अब AC का वैल्यू देखिए क्या हो गया, तो H ये है और मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है कितनी दी है, 1.6 मीटर। ये 1.6 मीटर, ये यहां से यहां तक, तो दोनों जुड़ जाएगा। मतलब ये हो गया H प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू √3। tan की सारी वैल्यूज याद रख लीजिएगा। इसके पिछले वीडियो में भी जब ये क्वेश्चन आ रहा था तो बता रहे थे कि सबसे ज्यादा हाइट एंड डिस्टेंस में tan थीटा का ही यूज होना है। वैसे तो सारी वैल्यूज याद करिए। अब यहाँ पर ये हो गया अच्छा यहाँ पे भी x निकालिए,
तो यहां से x निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से x होगा h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई √3। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा भाई इसमें, तो इसमें आया था x इक्वल टू एच और यहाँ आया है x इक्वल टू इतना, दोनों x को इक्वेट करिए तो ये हो गया h इक्वल टू h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई √3। दिस इंप्लाइज दैट √3h इक्वल टू h प्लस 1.6। दिस इंप्लाइज दैट √3h minus h equal to 1.6. This implies that √3 minus 1 h is equal to 1.6. This implies that h is equal to 1.6 divided by √3 minus 1. बोर्ड एग्जाम में समय कम मिले आप इतना छोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर उसके भी, लेकिन पूरा करने के लिए रूल ये कहता है कि √3 माइनस 1 नीचे इरेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या नीचे नहीं रहना चाहिए। तो h इक्वल टू उसको परिमेय बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो ये हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 कितना हो जाए भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 3 माइनस 1 मतलब 2। तो इसका मतलब आपका h कितना हो गया, ये h हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2 से डिवाइड कीजिए, ये आ गया 0.8 मतलब h हो गया 0.8 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में, ये आपका आंसर हो गया इसका। फिर इस साल ये 2024 का ही पेपर है, उसी का एक सेट है और उससे ये क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं कि सारे क्वेश्चंस में अथवा अथवा करके दिया है। तो चलिए यहाँ इसका भी एक अथवा देखते हैं, इसमें क्या दिया है भाई, तो कह रहा है कि एक चौड़ी, कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कितनी मीटर चौड़ी सड़क है भाई, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई का, ये एक एक पॉइंट को बड़ा सावधानी से, इधर छूटा हुआ है, समान ऊंचाई है, ये समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का, ध्यान दीजिए, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं भाई, 60 डिग्री हैं और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए, मतलब दोनों से उसकी दूरी निकालनी है कि एक खंभा कितना दूर है और दूसरा खंभा कितना दूर है। फिर से ध्यान दीजिए कि सड़क कितनी चौड़ी है भाई, 80 मीटर। सड़क के दोनों ओर आमने सामने पोल लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों खंभों के बीच की कुल दूरी हो गई है 80। तो यदि एक बिंदु से, जिस बिंदु से देख रहे हैं एक का उन्नयन कोण, एक बिंदु से दूरी निकल गई तो दूसरी वाली उसी से माइनस करके निकल जाएगी। तो दो तरह से हल नहीं करना है। तो ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन हो गया। आइए यहाँ पर फिगर बनाइए, देखिए क्या कह रहा है, कैसे हो रहा है इसमें। तो यहाँ देख लीजिए जरा भाई, ये हो गई आपकी सड़क और उसके दोनों तरफ समान ऊंचाई के, दो खंभे हैं। चिकना होता है, स्लिप करता है, समान ऊंचाई और यही ऊंचाई निकालनी है, दोनों की ऊंचाई h ही है। तो दो ऊंचाई नहीं निकालनी, एक ऊंचाई निकालनी है। कोई एक बिंदु ले लिया गया तो ये एक का कोण वहां से कितना है भाई, 60 डिग्री का कोण बन रहा है।
एक में बन रहा है 60 डिग्री का कोण और दूसरे पे बन रहा है 30 डिग्री का कोण, और ये पूछ रहा है इनकी दूरियां क्या है, x1, इसकी दूरी मान लीजिए x1, तो इसकी दूरी क्या हो गई भाई, x2 हो गई। तो यहां पर पूछ रहा है जो आपसे, ये ए बी हो गया मान लीजिए ए बी, और इधर सी डी, और एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ओ हो गया जहां से हम लोग उसको देख रहे हैं। तो ये टोटल दूरी कितनी है भाई, टोटल दूरी तो क्या है 80 मीटर है, क्या दिया है 80 मीटर, यस। अब यदि एक की दूरी निकल गई तो दूसरी की दूरी 80 माइनस करके निकाल लेंगे, और यदि दूसरे तरह से निकाले तो x1, हाँ लेकिन ये तो दिया नहीं है ना, इसलिए x1 और x2 निकाल, अब यहाँ पर देखिए x1 और x2 निकाल के सम करेंगे 80 के बराबर होगा। अब यहाँ पर या तो एक को x कर लें, चलिए इसको यदि हम लोग इसको x करिए और इसको करिए 80 माइनस एक्स, क्या कर लीजिए इस दूरी को 80 माइनस एक्स कर लीजिए, और दोनों की दूरी का जो सम होगा वो होगा 80। इससे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और वहां h के टर्म्स में वो वैल्यू आएगा, h सीधे निकल जाएगा। तो यहां पर ये फिगर आपका हो गया, ए बी और सी डी, बस इतना लिखे, ए बी तथा सी डी पोल है, खंभे हैं वो। अब यहां पर x1 x2 से भी होता है, इससे भी। अच्छा देखिए यहाँ पे h का वैल्यू उसी से सीधे निकल जाएगा, तो हम इसको x ना x1 x2 भी निकाल के कर सकते थे, तो ऐसे ना सिंपल वे में ही वही ठीक था। सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है, इसको x1 ही रहने दीजिए और इसको x2 ही रहने दीजिए, और ये टोटल है 80 मीटर। अब यहाँ पे आइए, तो ए बी तथा सी डी पोल है, तब क्या करेंगे भाई, इसमें इसमें देखिए त्रिभुज ओ ए बी से इससे क्या मिल जाएगा, तो इससे सीधे सीधे लिखें हम लोग, तो h बाई एक्स वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे tan 60 डिग्री। दिस इंप्लाई दैट h बाई एक्स वन इक्वल टू tan 60 का वैल्यू होता है √3। दिस इंप्लाई दैट यहाँ से निकाल लें x1 ही निकालेंगे क्योंकि x1 और x2 को सम कर रहे हैं तो 80 मिल रहा है, यही समीकरण बनेगा। तो x1 इक्वल टू हो गया √3h, h बाई √3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इसको देखें त्रिभुज OCD से इससे क्या मिलेगा भाई, तो इससे मिलेगा h बाई एक्स टू इक्वल टू tan 30 डिग्री। दिस इंप्लाई दैट h बाई एक्स टू इक्वल टू tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3। दिस इंप्लाइज दैट x2 यहां से क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू √3h हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या हम जानते हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है भाई, ये तो है 80। दिस इंप्लाइज दैट x1 मतलब क्या आया है भाई, h बाई √3, और x2 क्या आया है, x2 आया है √3h, दोनों मिलके हो गया 80। दिस इंप्लाइज दैट h को कॉमन ले सकते हैं या इसी को √3 को यहाँ पे वो कर लीजिए, तो h प्लस √3 इधर आ गया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3h हो गया, और इक्वल टू हो गया यहाँ पर 80। दिस इंप्लाइज दैट 4h इक्वल टू 80√3, तो h इक्वल टू 80√3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 20, यहाँ लिख लेते हैं 20√3। यही निकालना था कि ऊंचाई उनकी क्या है। चलिए एक पार्ट निकल गया इसका कि ऊंचाई इतनी हो गई, तो क्या क्या कर रहा है इसमें
कि इसकी ऊंचाई कितनी हो गई भाई, खंभों की ऊंचाई, एक पार्ट तो निकल गया हमारा, दूसरा खंभों से बिंदु की दूरी। तो एक बिंदु की दूरी हम लोग यदि निकालें, चाहे तो इसका √3 का वैल्यू भी पुट कर लीजिए, तो h इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पर फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, x1 x2 निकाल लीजिए। x2 इक्वल टू कितना है भाई, √3h आया है, मतलब √3 इंटू 20 √3, मतलब हो गया 60 मीटर। तो इसका मतलब एक खंभे की दूरी, तीनों चीज एक साथ लिखे, क्या आंसर एक साथ लिख लें। ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई आई है हमारी 20 √3 मीटर। एक खंभे की दूरी, एक खंभे की दूरी ये कितनी है, तो एक खंभे की दूरी है 60 मीटर। दूसरे खंभे की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। तो इस तरह से इसके दोनों पार्ट हुए इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें फिर क्या कर रहा है, कह रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का, क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा, क्या है भाई, ठोस शंकु है, कैसा है भाई, एक ठोस शंकु है, क्या है, शंकु है, क्या आकार का है, एक ठोस है, शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कहां अध्यारोपित है भाई, अर्धगोले पर। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ किसका, अर्धगोले का, तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, बस ये अनुपात ज्ञात करना है दोनों का, किसका किसका भाई, त्रिज्या और ऊंचाई का। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, तो फिर ध्यान दीजिए, है क्या ये, तो ये एक शंकु है, क्या है, शंकु है, और किस पर है, अर्धगोले पर है, तो ये शंकु बना लीजिए, और समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ये हो गया। और पूछ रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा, इसकी त्रिज्या का और इसके हाइट का रेशियो क्या होगा, और दिया क्या है, तो दिया है इसमें, जो दिया है वही समीकरण बनाएगा। तो दिया है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए इसका L चाहिए, और L का वैल्यू होता है r² प्लस h²। तो यहां पर जो दिया है, क्या दिया है भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर दिया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बस यहीं से क्वेश्चन शुरू कर देंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है भाई, πr_l। एक बार सारे फार्मूले आप लोग रिवाइज कर लीजिए, फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन में दिखता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमको क्या लगाना चाहिए। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, क्या पूछ रहा है। जब फार्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन, मैथ की भाषा तभी समझ में आएगी। तो πr_l इक्वल टू, इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पूरे गोले का होता है 4πr²। अर्धगोला यदि ये खुला रहता है इसका बीच का हिस्सा, तो 3πr² लेते, क्योंकि 2πr² आधा ये हो गया, और इसको लेते। लेकिन ये खुला नहीं है, ये ढका हुआ है, ऊपर से फिर इसके शंकु रखा हुआ है, तो उसका भी आधार वृत्ति यही होता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा 2πr²। दोनों का सब कुछ सेम है, तो यहां से पाई कटा सकते हैं, एक r भी कटा सकते हैं, इस r से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो L इक्वल टू हो गया 2r, और L का वैल्यू है r² प्लस h²।
इक्वल टू 2r, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कभी भी गलती में जल्दी में 2r स्क्वायर लिख देंगे लोग, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर होगा। दिस इंप्लाइज दैट h स्क्वायर इक्वल टू अब हो गया 3r स्क्वायर। रेशियो किसका निकालना है, तो रेशियो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का, तो यहाँ पे r स्क्वायर बाई एच स्क्वायर करिए, आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/3। दिस इंप्लाई दैट आर बाई एच इक्वल टू 1/√3 हो गया। मतलब ये कि एच आर इज टू एच इक्वल टू 1/√3। ये इसका आंसर हो गया, इसमें सिर्फ रेशियो निकालना था। फिर देखिए फिर से कह रहा है इसमें अथवा, फिर यहां देखिए अथवा, इसका भी अथवा दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन हो गए और ऐसे ही छठा क्वेश्चन मतलब करने जा रहे हैं, तब में 2-2 क्वेश्चन था। तो ये देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो भाई देखिए क्या है इसमें, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप, ये हो गया त्रिज्या, और 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और ये कोण कितना बन रहा है, तो इसका कोण बन रहा है 60 डिग्री का। कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको लगता है कि ये सबसे सिंपल, सभी 6 क्वेश्चन में सबसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछ लिया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ये क्या है, सेक्टर है, सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री है, नीचे क्या है 360 है, पाई 22/7, आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू हो गया 1/6 इंटू, अब ये इस 7 से इसका स्क्वायर यदि कट जाए तो हो गया कितना, ये 22 इंटू दिस दैट इज 54 हो गया, 22 इंटू 7 दिस इक्वल टू 154/6, डिवाइड कीजिए, 6 2 जा 12, 3 4 3 5 जा 30, 3 6 जा 46, तो इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सबसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन एक तरह से बहुत ही सिंपल दोनों के रहे, बस पढ़ के ठीक से ध्यान दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप और इसको आधार बना के प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर इसमें फायदा होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जरूर एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में छक्के जरूर लगाएंगे। धन्यवाद।